नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात करूंगी आज आकाशदीप कहानी, जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। यूजीसी नेट सिलेबस 7 में लगी हुई, यूनिट 7 में लगी हुई है और मध्य प्रदेश और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं आकाशदीप, है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में होता है और उनकी मृत्यु 1987 में होती है, 37 में, 1937। ओके, तो ये जो 89 में जन्म है इनका, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि किन किन साहित्यकारों का जन्म 1889 में होता है। और बड़े ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनका जन्म 1889 में होता है। जन्म क्यों याद रखना है? क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्रम से आते हैं जन्म कवियों के लगाने के लिए, है ना। चाहे वो आदिकाल के हों, चाहे भक्ति काल के, चाहे रीतिकाल के, चाहे आधुनिक काल के, चाहे भारतीय युग के, है ना। तो ये आपको रटा रहना चाहिए, यही क्वेश्चन आपको आंसर में मतलब नंबर दिलाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इनका जन्म है 1889। भारत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है आकाशदीप में 19 कहानियाँ संकलित हैं। ये जो आकाशदीप है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक कहानी संग्रह है। एक कहानी संग्रह के साथ साथ ये कहानी भी है, ठीक है। तो इस कहानी संग्रह और कहानी दोनों है, ठीक है। तो आकाशदीप जो है ये 19 मतलब इसमें जो कहानी संग्रह, इसमें 19 कहानियाँ संकलित है आकाशदीप में। पहली कहानी है इनकी संग्रह, हम कहानी संग्रह पे बात कर लेते हैं। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे। छाया पड़ती है, फिर ध्वनियाँ आने लगती हैं, क्रम से इसको याद करते हैं। छाया पड़ती है तो ध्वनियाँ आने लगती है ना, ध्वनियाँ आने लगती हैं। फिर आकाश में आकाशदीप, फिर आंधी, इंद्रजाल। तो कैसे याद करेंगे? छाया दिखी, ध्वनि आई, छाया दिखी, फिर ध्वनियाँ आने लगी। फिर कहाँ आने लगी ध्वनि? आकाश से ध्वनि आने लगी। क्यों? क्योंकि आंधी आने वाली थी। और इंद्रजाल मतलब जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष बनता है, तो आंधी के बाद इंद्र, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। कैसे? छाया बनी, छाया आई, फिर छाया, प्रतिध्वनि, आकाश में ध्वनियाँ आने लगी। फिर आंधी आई, आंधी के बाद इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब इंद्रधनुष बना लास्ट में। तो इंद्रजाल अगर आपको क्रम से भी आता है इंद्रजाल है तो आप छाया और इंद्रजाल को याद रखिए। छाया पहली है और इंद्रजाल अंतिम है, इसका क्रम याद करेंगे। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल बड़े आराम से याद हो जाएगी। 5 ही कहानियाँ हैं, क्रम से याद रखें। छाया 1912, है ना, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, यही हमारे सिलेबस में लगी हुई है आकाशदीप 1928। इसमें 19 कहानियाँ संग्रहित हैं आकाशदीप। आकाशदीप का सन क्या है? 1928, 28 याद रखिए। आंधी 31, आंधी 31, आंधी 31, 31 आंधी, ऐसे याद रखिए, आंधी 31। आकाश 28, आकाश 28, आंधी 31 और इंद्रजाल 36, ठीक है। ग्राम कहानी उनकी प्रथम कहानी है, 1911 में आई, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो जो भी प्रसाद जी की जो भी पत्रिका, जो भी कहानियाँ थी वो इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित होती थी। ओके, तो उनकी पहली कहानी है ग्राम, जो 1911 में आई, ठीक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है। तो आकाशदीप 28। आकाशदीप कर्तव्य और व्यक्तित्व प्रेम के अंतर द्वंद्व में कर्तव्यों के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया। आकाशदीप में क्या हुआ है? कर्तव्य किस प्रकार वहाँ पे कर्तव्य दिखाती है। चलते हम 19 कहानियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। आकाशदीप कहानी संग्रह में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं, तो 19। रूपा की छाया, है ना, रूप की छाया है यहाँ पे। रूप की छाया, हिमालय का प्रतीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय का प्रतीक बिसाती, देवदासी, देवदासी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो आकाश है। तो ऐसे याद करिए कि आकाश में देव दिखते हैं, है ना, आकाश में देव दिखते हैं, हिमालय आकाश में है। ऐसे मतलब ट्रिक बना के कि आकाशदीप में कौन कौन सी कहानियाँ, मोस्ट कहानियाँ तो आपको याद ही रहे हैं ना। आकाश में हिमालय, हिमालय का प्रतीक, देवदासी, देव जो है आकाश में रहते हैं, है। ऐसे समुद्र, संतरण, चूड़ी वाला, अपराधी, है ना, प्रणय चिन्ह, आकाशदीप, ममता, ममता किस कहानी संग्रह है? तो
कहानी में संकलित है, तो ये आकाशदीप। ममता स्वर्ग के खंड है। स्वर्ग आकाश में, भिखारिणी प्रतिध्वनि, ध्वनि कहाँ से आती है? आकाश में। कला और सुनहरा सांप। ओके, आगे चलते हैं। ये भारतीय पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व है। इस कहानी में अगर कथन आ जाता है कि आकाशदीप कहानी में प्रेम और द्वंद्व का चित्रण है, प्रेम और द्वंद्व का चित्रण नहीं है, है ना? तो है। सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत मानवता का द्वंद्व है। सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत मानवता का द्वंद्व है। ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का सहारा लिया गया है ना? ऐतिहासिक है और काल्पनिक है। ये कहानी काल्पनिक घटना पर आधारित है। जैसे सीरियल भी आते हैं ना कि ये नाटक काल्पनिक घटना पर आधारित है। तो ये कहानी कैसी है? ऐतिहासिक और काल्पनिक है। समाज सेवा का संदेश दिया गया है ना? समाज सेवा का संदेश किसके द्वारा दिया जाता है? चंपा के द्वारा, है ना? क्योंकि वो बोलती है कि मैं इस यहाँ पे जो आदिवासी हैं मैं उनकी सेवा करूँगी, तुम जाओ बुद्धगुप्त, है ना? कुमारगुप्त। फिर स्त्री गौरव का बोध हुआ है यहाँ पे, और देश के प्रति भाव है। तो अगर ऐसे आता है कि इस कहानी में क्या संदेश दिया गया है? स्त्री गौरव का बोध है, पहला पॉइंट। दूसरा, देश के प्रति भाव है, ये भी सही है। और समाज सेवा का संदेश दिया गया है, सही है। इसमें बोल देगा कि चंपा समाज के प्रति समाज का मतलब भाव, सब सेवा भाव नहीं रखती थी, तो रखती थी। ऐसे आएगा कि चार ऑप्शन आएंगे, एक कौन सा गलत है ना? अब ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे। पात्र इसमें कुमारगुप्त, चंपा, जया, नायक, आदिवासी लोग हैं, मणिभद्र जो मर चुका है व्यापारी था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि मणिभद्र क्या था, है ना? तो व्यापारी था। बंदी क्या सोने दो, बोलता है बंदी क्या, बोलता है क्या है? सोने दो। एक बंदी चंपा है, एक तरफ चंपा बंदी बनी हुई है, एक तरफ बुद्धगुप्त कुमारगुप्त, ठीक है? बुद्धगुप्त बार बोलती है। कुमारगुप्त बोलता है कि वो चंपा बोलती है कि सुनो, तो वो भी बोलता है मुक्त होना चाहते हो? हाँ। नाव में 10 नाविक थे, तो नाव में कितने नाविक थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये लोग आज़ाद हुए नाव से, तो कितने नाविक थे? 10 नाविक थे, प्रहरी। तो जब वहाँ पे ये कुमारगुप्त और चंपा एक दूसरे से जब आंधी तूफान आता है, एक दूसरे टकराते हैं, तो उसको पता चलता है कि स्त्री है। तो पूछता है कि तुम स्त्री हो क्या? तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि ये पेपर में आ चुका है, मध्य प्रदेश सेट में पेपर में आया था कि क्या स्त्री होना पाप है? ये किस कहानी का कथन है? क्या स्त्री होना पाप है? तो ये कौन कहता है? तो चंपा कहती है। बुद्धगुप्त कुमारगुप्त कहता है कि क्या तुम स्त्री हो? तो बोलती है क्या स्त्री होना पाप है? तो कुमारगुप्त। आप नाम याद रखिए, कुमारगुप्त, चंपा, जया, नायक, है ना? जया जो नए द्वीप का निर्माण करता है कुमारगुप्त, चंपा द्वीप के नाम से वहाँ एक जया रहती है दासी के रूप में, ठीक है? आपत्ति सूचक नाद बजने में लगता है, और आंधी को पिशाचिनी से तुलना की गई है। वहाँ पे आंधी आती है तो सब लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाओ, आंधी आ रही है। और ये लोग पहले से ही कटार लेके फिर जो कुमारगुप्त है तो वो वार करने लगता है। पोता अध्यक्ष मणिभद्र जो है अंतर जल में हो गया, मतलब जो पोता अध्यक्ष था वो मणिभद्र था, ठीक है? बालाद्वीप इंडोनेशिया का चित्रण आया हो, तो इस कहानी में किसका, तो बाली, इस कहानी में किस किस का चित्रण? तो बाली का, इंडोनेशिया, तो इसमें बाली इंडोनेशिया का चित्रण आया हुआ है ना? बुद्धगुप्त और चंपा के बीच संवाद होता है, बुद्धगुप्त और चंपा के बीच संवाद होता है, ठीक है? और वाणिक मधुभद्र पाप वासना, मतलब वो पूछता है बुद्धगुप्त तुम यहाँ कैसे आ गई चंपा? तो चंपा बोलती है जो मणिभद्र है, वाणिक मधुभद्र, वो मतलब पाप वासना, वो मुझे बोला कि तुम मेरी मतलब अपने उसमें बोल करना चाहता था, तो मैं उसके अंग रहना स्वीकार नहीं की उसके पास, तो उसने मुझे बंदी बना लिया, है ना? जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक छत्री बालिका हूँ, बोलती है कि मैं
जाह्नवी के तट पर, यानी गंगा के तट के पास चंपा नगरी थी। मैं एक क्षत्रिय बालिका हूँ, है ना। तो चंपा कैसी बालिका थी? क्षत्रिय बालिका थी। तो क्षत्रिय, पिता प्रहरी हैं। तो जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। तो चंपा कैसी बालिका? क्षत्रिय बालिका, ठीक है। पिता प्रहरी का काम करते थे। पिता काहे का काम करते थे? प्रहरी का। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तो उसका घर, चंपा का घर कौन सा है? कहाँ रहती थी? तो समुद्र में ही रहती थी। एक क्षत्रिय हूँ पर दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिता रहा हूँ, ये बोलता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो कुमार गुप्त है वो यहाँ पे ये बोल रहा है। और तरुण बालिका से वह हृदय को टटोलता हुआ आगे नई वस्तु का पता चलता था, वो है कोमलता। मतलब उसको ऐसा आभास हो रहा है कुमार गुप्त को। तो वो बोलता है कि तरुण बालिका वह मतलब हृदय को टटोलता हुआ उसको मतलब उसके प्रेम हो जाता है चंपा से। एक नए द्वीप का नाम रखा गया था चंपा नगरी, है ना। चंपा द्वीप किसने नाम रखा था? तो कुमारगुप्त ने। 4-5 बरस उस नदी में, मतलब उस द्वीप में उन्होंने साथ में थे, मतलब दोनों साथ में थे। और फिर क्षीर निधि शयी अनंत की प्रशंसा के लिए क्या दासियों से आकाश में दीप जलवाऊंगी। तो वो दीप जला रही है, कैसे कि किनारे जैसे उसकी माँ जलाया करती थी। तो बोलता है तुम क्यों जला रही हो? तो क्या बोलती है? क्या मैं दासियों से जलवाऊंगी? मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी, है ना। तो उसकी माँ भी ऐसे तो टांगती थी, तो वो भी वही काम कर रही है। बाली और सुमात्रा द्वीप का वर्णन आया है। तो इस कहानी में पूछा जाएगा किन किन द्वीपों का वर्णन आया है? तो बाली, जावा और सुमात्रा का। इसमें 5वां खंड जो है, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है ना। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, ये चंपा बोल रही है। जो तुम्हारे नई द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नया राज्य बना सकता है, तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, सब कुमारगुप्त कहता है, ठीक है। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, ये कौन बोल रहा है? तो ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हें घृणा कर सकती हूँ पर तुम्हें मार नहीं सकती है, तुमसे नफरत नहीं कर सकती। तो ये चंपा का प्रेम है ना, चंपा का प्रेम है। तो वो चंपा जो है तो बोलती है कि मैं तुम्हें घृणा कर सकती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, है ना, तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। तो ये चंपा का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ना। तो बुद्धगुप्त के लिए वो कह रही है, ठीक है। इस जीवन की पूर्णता घड़ी किस्मत एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा उसे पहाड़ी में, मतलब वो चंपा के साथ रहना चाहता है ना। बुद्धगुप्त चंपा के साथ रहना चाहता है। और वो मतलब वो उस पहाड़ी में, तो उसको बोलता है कि मुझे स्वदेश जाना है, मतलब भारतवर्ष जहाँ से हम आए हैं, तुम भी चलो चंपा, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। तो वो बोलती है नहीं, तुम जल दस्युओं की वजह से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो मैं नहीं जाऊंगी। उनके अगर आत्महत्या की तुम्हारी अगर उन्होंने उनकी आत्महत्या तुम्हारी ही वजह से हुई है, उसको ऐसा लगता है, तो वो उसके साथ नहीं जाती। खंड 6 में है कि आदिवासियों का समारोह था वहाँ, जो नया द्वीप चंपा द्वीप बना था। और चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष कितनी मतलब वो बोलता है, वो उन दोनों की वार्तालाप हो रही है। और चंपा को सजा के जो जया है वहाँ की जो आदिवासी स्त्रियां हैं ले जाती हैं। तो बोलता है कि कोई बोलता है वहाँ पे कि शादी है तुम दोनों की। तो बोलता है कि अगर चंपा तुम बोलो तो ये मैं सही कर सकता हूँ। तो बोलती है ऐसे ही कभी नहीं, मतलब वो कभी नहीं करना चाहती शादी, ठीक है, बुद्धगुप्त से। भारतवर्ष से कितनी दूर है हम लोग वहाँ? तो दूर इस निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूजे जाते हैं। तो ये कौन कह रहा है? और इस कहानी में तो इंद्र और सची इंद्र की तुलना किससे की गई है? तो बुद्धगुप्त से। सची यानी उससे, चंपा से, ठीक है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये बुद्धगुप्त का कथन है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं मानता, है ना। तो ये किसका कथन है?
मैं ईश्वर को नहीं मानता, पाप को नहीं मानता, दया को, अगर आपको यहाँ पे अंधा युग दे देगा और कुछ भी दे, मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये आप कहानी का याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, ठीक है। पर मुझे अपने हृदय की दुर्बल अंश का पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक तारिका के समान शून्य में उदित हो गई हो। तो ये बुद्धगुप्त कहता है चंपा से, ठीक है। बुद्धगुप्त मेरे लिए सब मिट्टी है, यहाँ पे कहती है चंपा जो है, तो बुद्धगुप्त मेरे लिए सब मिट्टी है, ठीक है। तो मेरे लिए सब मिट्टी है, ये कौन कहता है? चंपा कहती है। प्रिय नाविक तुम स्वदेश लौट जाओ। प्रिय नाविक वो बोलता है कि हम लोग भारतवर्ष से बहुत दूर हैं और अपने देश से में ही रहना चाहिए। 5 साल उनको हो गए यहाँ पे रहते हुए। मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। उसकी मतलब वो चंपा बोलते हैं कि मुझे भी ऐसे जलना होगा जैसे आकाशदीप जलता है। आंखों में आंसू बहने लगे चंपा के, और एक दिन काल के कठोर हाथ होने के वो चंचलता गिर गई। मतलब उसने बोला तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं दीप जलाऊंगी, है ना। भटकते हुए जो समुद्र में लोग हैं तो उनको रास्ता दिखाऊंगी, और इन्हीं जो आदिवासी प्राणी हैं, है ना, मासूम, उनकी मैं सेवा करूंगी। तो कुछ दिनों तक चंपा की वहाँ चंपा द्वीप में उसकी पूजा होने लगी। मतलब उसके जब वो नहीं थी उसकी स्मृति वो लोग याद करते थे वहाँ, ठीक है। और कुछ दिन बाद उस द्वीप पानी के मतलब एक दिन कठोर का मतलब वहाँ पे आंधी पानी वो द्वीप बह गया, ठीक है। ये कहानी का सारांश था। और इसी से मैंने जो भी कथन कुछ बताया है इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।